आज हम वेक्टर्स में ही आगे पढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर्स के बीच में हमें अगर एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे। तो हमने डॉट प्रोडक्ट ये तो पढ़ रखा है, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा है ए डॉट बी जो है वो क्या होता है, मॉड ए मॉड बी, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, ठीक है। तो मुझे एंगल निकालना है दोनों के बीच में। मैं क्या करूंगा कि कॉस थीटा को यहीं छोड़ देता हूं, इज इक्वल टू लिखता हूं ए डॉट बी लिख लेता हूं और मॉड ए मॉड बी को इसके नीचे ले आता हूं। सॉरी मैंने उल्टे ऑर्डर में लिख दिया, डजंट मैटर, ठीक है। तो कॉस थीटा या फिर एंगल बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए एंड मॉड्यूलस ऑफ बी, ठीक है। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, एंगल बिटवीन ए एंड बी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब दिमाग में कई बार ना सवाल आता है कि हम कॉस थीटा निकाल रहे हैं, हम एंगल कहाँ निकाल रहे हैं, हम एंगल का कोसाइन निकाल रहे हैं। लेकिन एंगल का कोसाइन निकालने से हमें एंगल तो पता चल गया ना। लेट्स से मैंने सॉल्व किया और कॉस थीटा मुझे मिलता है 1/2। अब मैं बता सकता हूँ ना कि भाई कॉस 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे, है कि नहीं। कॉस थीटा 1/2 60 डिग्री पे होता है, देयरफॉर द एंगल इज 60 डिग्री, π/3, ऐसे है ना। और मान लीजिए कुछ और अजीब वैल्यू मिलती है, लेट्स से कॉस थीटा आपको 0.1 मिलता है। अब 0.1 मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड टेबल याद कर रखा और स्टैंडर्ड टेबल में 0.1 तो मेरे पास नहीं है ना। हाफ है, √3/2 है, ठीक है, 0 है, 1 है, ये सारे 1/√2 है, ये वैल्यूज तो मुझे याद है, ठीक है। लेकिन 0.1 मुझे नहीं मालूम, बट स्टिल हम जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है वो टेबल देख के बता सकते हैं, हाँ कॉस की वैल्यू 0.1 कितने एंगल पे होगी। ये 0.0 लेट्स से 8 है तो ये कितने एंगल पे 0.8 होगा, 0.7 है तो कितने एंगल पे 0.7 होगा, एंड सो ऑन। माना कोसाइन मिल गया तो उसका एंगल भी मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, यानी कि जो एंगल है वो हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है, दिस होल थिंग ए डॉट बी एंड मॉड ए मॉड बी, ठीक है। ये तो हो गया एंगल। अच्छा, अब अगर मुझे मॉड ए दिया हुआ है, मॉड बी दिया हुआ है, वेक्टर ए वेक्टर बी दिया हुआ है, तो उस केस में मैं एंगल निकाल सकता हूँ। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए मुझे वेक्टर ए दिया हुआ है, लेट्स से a1i एंड लेट्स से b1j एंड c1k, ठीक। इसी तरह से वेक्टर b मुझे दिया हुआ है, लेट्स से a2i एंड लेट्स से b2j एंड लेट्स से c3k, ठीक। मुझे a डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी निकालने के लिए देखिए ध्यान रखिएगा, आपको सिंपल सी बात याद रखनी है। ऐसे लिखने के लिए मैं बता देता हूं कि लिखने के लिए तो हम लिखेंगे a1i प्लस b1j प्लस c1k, ठीक है, एंड बीच में डॉट लगाएंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे लाइक a2i b2j एंड c2k, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। आप क्या कीजिए, सिर्फ ये i और i आपस में, जब भी डॉट प्रोडक्ट हमें बोलते हैं, ये i और i के जो मैग्नीट्यूड्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी a1 a2, j और j के जो मैग्नीट्यूड्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, b1 b2, k और k के कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, c1 c2। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। a डॉट बी इज a1 a2 b1 b2 c1 c2 व्हेन a हमारे पास a1i b1 j एंड c1k है, और b वेक्टर b जो है a2i b2j एंड c2k है, ठीक है, वेरी सिंपल। तो a डॉट बी तो हमने ऐसे निकाल लिया, ठीक। अब मॉड ऑफ a हम कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ ए ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, मॉड ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर ए के साथ जो भी i के साथ है
उसको मैं स्क्वायर कर दूंगा, जो भी j के साथ है स्क्वायर कर दूंगा, k के साथ है स्क्वायर कर दूंगा, सबको ऐड कर दूंगा और रूट के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, इसी तरह से मॉड b या मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर अब मुझे निकालना क्या है, कॉस थीटा निकालना है, मेरा मेन एम है कॉस थीटा, है ना। ये तो मैंने जस्ट आपको बताया डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, तो उसका ये तरीका हो गया। हाँ, बाकी एंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था ए डॉट बी एंड नीचे में मॉड ए मॉड बी, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सॉरी ए डॉट बी जो है हमने कितना निकाला, a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो उसको मैं लिख लेता हूँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ मॉड ए कितना निकाला था हमने, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रूट में a2 का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ b मॉड b हमने कितना निकाला था, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना काम हम कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने डॉट प्रोडक्ट भी निकालना देख लिया कैसे निकालेंगे अगर मुझे इस फॉर्म में दिया हुआ है, और उनका एंगल निकालना भी आपने देख लिया। तो ये हो गए हमारे पास डॉट प्रोडक्ट निकालने का भी तरीका और एंगल निकालने का भी तरीका। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूं। अब देखिए, मान लीजिए आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ लेट्स से 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दिया हुआ लेट्स से 2। ठीक है, और a डॉट बी आपको लेट्स से दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 3, है ना। आपको बोला फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, तो हमें मालूम है cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a एंड मॉड b। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ वैल्यूज डालेंगे, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो a डॉट b मुझे कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, मैं यहाँ पे √3 लिख लूंगा, और मॉड ऑफ a या मैग्नीट्यूड ऑफ a मुझे दिया हुआ है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ b मुझे दिया हुआ है 2, ये हो जाएगा √3 अपॉन 2, और मुझे मालूम है cos थीटा √3/2 कब होता है, π/6 30 डिग्री पे, देयरफॉर थीटा हो जाएगा π/6 एंड दैट इज माय फाइनल आंसर। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसमें मैं आपको और बता देता हूँ, मान लीजिए आपको ऐसे नहीं दिया हुआ है, दूसरे तरीके से भी दिया हो सकता है, तो उसमें लेट अस से कुछ भी रैंडमली हम वेक्टर ले लेते हैं, a इज इक्वल टू लेट्स से 2i प्लस 3j एंड 4k। ठीक है, कुछ भी ले रहे हैं, और वेक्टर b हो गया लेट्स से i प्लस 5j एंड लेट्स से 6k। ठीक, आपको बोला फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, राइट। अब ये मैंने रैंडमली कुछ भी वेक्टर ले लिया। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि सबसे पहले तो a डॉट b निकालेंगे। ठीक है, a डॉट b निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 1s are 2, 3 5s are 15 एंड 4 6s are 24। ठीक है, अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालना है एंड दैट शुड बी अंडर रूट ऑफ a के साथ है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 4 9 16। ठीक है, 29। अच्छा, इसी तरह से हम मैग्नीट्यूड ऑफ b निकाल लेते हैं, तो ये कितना मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। यहाँ पे एक और बात आप ध्यान में रखिएगा, वो ये कि मान लीजिए मुझे ये माइनस मिल जाता तो भी यहाँ पे प्लस ही लगेगा। हाँ, यहाँ चेंज हो जाएगा, 3 5 15, उस केस में यहाँ माइनस आने वाला है, लेकिन यहाँ इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक है, अभी इसको वापस चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, ये हो जाएगा 1 25 एंड 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 56 61 62।
ये हो गया। अच्छा, इसको भी हमें ऐड करना था, है ना, 2, 15 एंड 24, तो 24, 34, 39, 40, 41, ये हमें मिल गया। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब cos थीटा फॉर्मूला लिख लेते हैं। cos थीटा क्या होता है, a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b। ठीक है, a डॉट बी हमने कितना निकाला था, a डॉट बी हमने निकाला था 41। अच्छा, मॉड a हमने कितना निकाला था, मॉड a हमने निकाला था रूट ऑफ 29, और मॉड b हमने कितना निकाला था, रूट ऑफ 62। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, या फिर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस थिंग ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज ये बहुत टिपिकल वैल्यू है। अब ये कॉस कितना होगा ये तो टेबल से या कैलकुलेटर से ही पता चलेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो इसको हम जब ऐसी सिचुएशन हमें मिलती है, ठीक है ना, कि हमें कॉस कोई ऐसा एंगल मिल रहा है जो हमारे स्टैंडर्ड नोन एंगल्स नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सिंपली कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस थिंग ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी हाँ, कोई जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें प्रॉपर मिल रहा था √3/2, जो कि क्या है, एक नोन एंगल है, मुझे मालूम है भाई 30 डिग्री पे होता है √3/2, तो उस सिचुएशन में हम प्रॉपर एंगल लिख देंगे कि भाई एंगल इज π/6 या 30 डिग्री, है ना। ध्यान रखिएगा, आपको एंगल जो है यहाँ पे पाई के फॉर्म में मेंशन करना है, नॉट डिग्रीज के फॉर्म में। तो 30 डिग्री में समझने में, क्योंकि हमने बचपन से ही डिग्रीज में पढ़ा है, 11th-12th में हमने पाई में पढ़ना शुरू किया, तो इस वजह से मैं जनरली डिग्रीज में बोलता हूँ आंसर, लेकिन पाई में भी बताता हूं। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आंसर आपको पाई के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब चलिए आपको आगे इसमें और कुछ चीजें बताते हैं। जैसे एक इंटरेस्टिंग सी बात, अभी आपको जैसे मैंने a डॉट बी निकालना बताया था, है ना, आपको समथिंग i प्लस समथिंग j प्लस समथिंग के i प्लस j प्लस के इस फॉर्म में मिला था। मैंने आपको बोला था कि देखिए सिंपल सी ट्रिक है, i को सिर्फ i के साथ करो, j को सिर्फ j के साथ करो, k को सिर्फ k के साथ करो, बाकी चीजों को हमने क्यों नहीं किया, है ना। दिमाग में ये सवाल आया होगा, बाकी भाई आई जे के साथ भी तो मल्टीप्लाई हो सकता है, ये अलजेब्रा में हमने छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने वो किया क्यों नहीं, तो उसका आंसर मैं आपको देता हूँ कि ऐसा हमने क्यों नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे है क्या कि सपोज यहाँ पे लेट्स से a1i कैप, ठीक है, सॉरी a1i कैप प्लस b1j कैप एंड लेट्स से c1k कैप है। यहाँ पे a2i एंड b2j एंड लेट्स से c2k, ये मुझे दिया हुआ। अब लॉजिक तो यही कहता है कि जब मैं इसको ब्रैकेट में डाल के डॉट करके इसको ब्रैकेट में कर रहा हूँ, तो a1i इंटू a2i, a1i इंटू b2j, a1i इंटू c2k, इसी तरह से ये भी तीनों के साथ, ये भी तीनों के साथ, है ना, कायदे से तो यही होना चाहिए। तो हमने वो किया क्यों नहीं, हमने सिर्फ i i j j k k क्यों किया। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हमारे तीन एक्सेस हैं, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस एंड लेट्स से दिस इज जेड एक्सेस। अब आई जे के यहाँ पे क्या है, ठीक है, आई जे के इज बेसिकली इस एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, जे जो है वो है वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर, और के जो है वो जेड एक्सिस का या जी एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इसका जब भी मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो मुझे 1 मिलने वाला है। ठीक है, ओके, तो हमने क्या किया, हर डायरेक्शन में एक एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया, एक्स एक्सिस में आई, वाई एक्सिस में जे और जेड एक्सिस में के, है ना, ये जो है इन डायरेक्शंस के यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मोरओवर यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक लेट्स से मुझे कोई एक वेक्टर आर दिया हुआ है 2i प्लस 3j, ठीक है, 2i प्लस 3j, तो इसको मैं 2 डायमेंशन में, जैसे कि मान लीजिए दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कि ये एक पॉइंट है, इसको मैं क्या लिखूंगा 2,3, तो इसका क्या मतलब है 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड 3 पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस। ठीक है ना, इसको कभी भी मैं अदर वे अराउंड, मतलब 2 पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस एंड 3 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस रीड नहीं कर सकता, है ना, ये हमें शुरू से ही बताया गया है, ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट कम्स फर्स्ट एंड वाई कोऑर्डिनेट कम्स नेक्स्ट। तो ये एक लिखने का तरीका है, और इससे क्या है, मैं किसी भी चीज़ की एक्यूरेट पोजीशन बता सकता हूँ। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि भाई एक पार्टिकल है वो कहाँ पे है, हाँ, तो मैं बोलूँगा भाई वो 2,3 पे है, उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट है 2,3, तो मैं ग्राफ में बता सकता हूँ हाँ भाई वो पार्टिकल जो है यहाँ पे है। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट में भी हम क्या है कि किसी की पोजीशन बता सकते हैं। अब यहाँ पे 2i प्लस
3j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, आई वाले एक्सिस में यानी एक्स एक्सिस में 2 यूनिट और 3 यूनिट इन वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो 2,3 क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर r है वो ये हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार फ्रेश बना देता हूँ। लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो इनको जब मैं मिलाता हूँ, ठीक है, तो ये पोजीशन 2,3 है और इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे ज्वाइन करता हूँ तो ये जो है ये वेक्टर r बन जाएगा विच इज नथिंग बट 2i and 3j, ठीक है। ये हो गया लिखने का तरीका, ठीक है, ये बेसिक आपको मैंने बता दिया। नाउ कमिंग टू दिस कि भाई हमने आई के साथ जे के साथ के के साथ क्यों नहीं किया, आपको यूनिट वेक्टर बता दिया, ठीक है। नाउ हमने डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट हमने ये पढ़ा है कि ए डॉट बी विल ऑलवेज बी ए बी मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी एंड कॉस थीटा, जहां पे कॉस थीटा इज नथिंग बट ए और बी के बीच का एंगल, और दोनों के बीच का जो एंगल है उससे क्या मतलब है ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया हुआ है, ठीक है, वेक्टर्स की प्रीवियस क्लास में। अच्छा, अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस अगर हम बनाते हैं, ठीक है, या z एक्सिस, दिस इज लेट्स से x, दिस इज लेट्स से y, दिस इज लेट्स से z या z। अब i इज इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखिए मैं अगर i डॉट i करता हूं तो रूल के हिसाब से मॉड्यूलस ऑफ i एंड कॉस थीटा, जहां पे थीटा इज एंगल बिटवीन i एंड i is unit vector along x axis, i is unit vector along x axis, तो i और i के बीच में एंगल क्या होगा, 0, तो ये हो जाएगा cos of 0। i mod i का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ i विच इज 1, है ना, यूनिट वेक्टर का मतलब ही है मैग्नीट्यूड 1। cos 0 कितना होता है, सॉरी मैंने थीटा लिख दिया था, cos 0 डिग्री, ठीक है। cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 का मतलब 1 हो गया। तो ये तो हमने देखा i डॉट i जो है ये 1 होगा। इसी तरह से j डॉट j क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, k डॉट k क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। दैट एक्सप्लेन्स कि मैंने a1 a2 b1 b2 c1 c2 किया, है ना, और i हटा दिया क्योंकि भाई ऑब्वियसली i डॉट i मुझे 1 मिलने वाला है, तो हटाओ उसे। अब मैंने i डॉट k या फिर j डॉट i j डॉट k इन सारी चीजों को क्यों हटाया, अब उसको भी हम समझते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए मुझे सपोज i डॉट j निकालना है, ठीक, i है इस डायरेक्शन x एक्सिस का यूनिट वेक्टर, j है y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, है ना। एंगल क्या, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, किसको एंगल कहा जाता है, मैंने प्रीवियस क्लास में अच्छी तरह से समझाया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, i डॉट j क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j और साथ में cos ऑफ, है ना, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो cos 90। अब इसका मैग्नीट्यूड है 1, इसका मैग्नीट्यूड है 1, cos 90 क्या होता है 0, तो ये मुझे मिल जाएगा 0। तो ऑब्वियसली जैसे ही i डॉट j होगा 0 बनेगा, है ना। अब उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही बनने वाला है। सिमिलरली हाँ j डॉट k या फिर i डॉट k, देखो मैं कोई भी दो एक्सिस के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का ही एंगल है, बी इट x और y, बी इट y और z, बी इट z और x, है ना, किसी भी आप दो एक्सिस के बीच में एंगल निकालो आपको हमेशा 90 ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम i डॉट i के साथ j के साथ k के साथ करते हैं और बाकी चीजों को हम हटा देते हैं क्योंकि वो 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक, एंगल वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। अब आगे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन क्या होता है ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो अब हम आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे वेक्टर r दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर r दिया हुआ है, लेट्स से ai प्लस bj, है ना। पहले हम 2 में लेते हैं, फिर हम 3 में, 2 में क्या है थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा, फिर हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में भी हम देख लेंगे। अब जैसे कि मैंने समझा ai एंड bj का मतलब a यूनिट्स along x एक्सिस एंड b यूनिट्स along y एक्सिस, ठीक है, ऐसे ही हमने समझा। और इन दोनों को मैं मिला देता हूं,
तो ये पोजीशन हो जाएगा a कॉमा बी, और वेक्टर्स के फॉर्म में इस a कॉमा बी को हम ऐसे लिखते हैं, अगर ये वेक्टर, ये जो लाइन है ये वेक्टर r रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज नथिंग बट AINBJ, सॉरी, ठीक है, AINBJ, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन का मीनिंग मैंने आपको समझाया था। अब ये जो वेक्टर r है, दिस इज वेक्टर r, यहां से देखो, यहां से मैं परपेंडिकुलर लाइन ही तो ड्रॉप कर रहा हूं ना, तो ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, a है, और प्रोजेक्शन मैंने आपको क्या बताया था, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो जो लाइन होता है वो प्रोजेक्शन होता है। देयरफॉर इस r वेक्टर का x एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना है, a, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर r ऑन x एक्सिस इज कितना, a। इसी तरह से प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर r ऑन y एक्सिस क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए। हाँ, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है ना, मैंने वैसे भी बताया था, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज 90 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज से नीचे की तरफ जो लाइन आ रहा है उसी को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो फिर y एक्सिस पे इस वेक्टर r का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और अगर हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट लेते, यानी ai प्लस bj प्लस c के अगर हम करते, तो फिर प्रोजेक्शन ऑन z एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन z एक्सिस क्या हो जाता, c हो जाता। देयरफॉर इस वेक्टर r का प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस क्या हो जाएगा, a, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस क्या हो जाएगा, b, प्रोजेक्शन ऑन z एक्सिस या z एक्सिस क्या हो जाएगा, c। तो कोई भी वेक्टर अगर मुझे दिया हुआ है तो मुझे ध्यान रखना है कि उसका जो i वाला पार्ट है वो x एक्सिस का प्रोजेक्शन शो करता है, j वाला पार्ट है वो y एक्सिस का प्रोजेक्शन शो करता है, और k वाला जो पोर्शन है वो z एक्सिस या z एक्सिस का प्रोजेक्शन शो करता है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस क्लास में जो प्रोजेक्शन समझा था उसके हिसाब से किसी एक वेक्टर के प्रोजेक्शन जो एक्सिस है उसमें क्या क्या होते हैं वो हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। तो लेट्स से ये है वेक्टर a एंड लेट्स से दिस इज वेक्टर b। ठीक है, ये o है, यहाँ ये वेक्टर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज m, इसको हम a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा वेक्टर b, ठीक है, वेक्टर b। और इस वेक्टर का जो ये वाला पोर्शन है ना OM, वेक्टर OM, इसको हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग a। ठीक है, OM इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b अलोंग वेक्टर a। ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन है MB, ठीक है, ये हो जाएगा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू, ठीक है, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द वेक्टर A। ठीक है ना, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेक्टर A, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B परपेंडिकुलर टू वेक्टर A। अब देखिए मैं इन दोनों की वैल्यूज है ना निकालना आपको बताता हूं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, उसके बाद जो हमने R आज जो हमने पढ़ा R, उसके डिस्कशन को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ये इस ट्राइंगल में देखिए, यहाँ पे मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकता हूँ। तो OM प्लस MB इज इक्वल टू OB। ठीक है, वेक्टर OM प्लस वेक्टर MB दिस शुड बी इक्वल टू OB, राइट। अच्छा, अब OM मुझे निकालना है, वेक्टर OM मुझे निकालना है। तो देखिए OM जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो वेक्टर B है इसका प्रोजेक्शन है ना, वेक्टर B का प्रोजेक्शन यानी मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड कॉस ऑफ थीटा। OM, अच्छा मुझे यहाँ पे क्या है देखिए, अगर सिर्फ OM पूछा होता तो हम प्रोजेक्शन वाला रूल लगा लेंगे और लिख लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड
कॉस थीटा। लेकिन अब अगर मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं जब सिर्फ ओ एम की बात कर रहा था इतने पोर्शन की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी एन कॉस थीटा में लिख रहा था, ठीक है ना, यही हमने पीछे पढ़ा है हम प्रोजेक्शन वाले कॉन्सेप्ट में। लेकिन अब क्योंकि मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे, अब देखिए ये मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ये भी मैग्नीट्यूड, मुझे यहाँ पे कोई ना कोई एक वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि ये अलोंग ए वेक्टर है तो मुझे यहाँ पे ए कैप यानी इस ए वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ बी लिखेंगे, कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अच्छा, यूनिट वेक्टर ए, इसको हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, ऐसे लिखेंगे। ये सारा हमने लिख लिया। अब देखिए ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसको हम हटा लेते हैं। तो ओ एम, ये जो कंपोनेंट अलोंग ए है, ये क्या बन जाएगा, हाँ इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, ओ एम कंपोनेंट विल बी, मेरे पास जो जो बच रहा है मैं वो लिखते जाता हूं, ठीक है। तो देखिए ए डॉट बी है मेरे पास, मॉड ए का स्क्वायर है, ठीक है। तो ए डॉट बी ये हो गया, नीचे मॉड ए का स्क्वायर हो गया, और दिस होल थिंग गेट्स मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए। तो ये जो ओ एम कॉम्पोनेंट है वो क्या मिल जाएगा मुझे, ए डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर और वेक्टर ए, ठीक है। ये हो गया ये वाला कॉम्पोनेंट अलोंग ए। अब मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। अब देखिए इस ट्राइंगल में जैसे कि हमने पढ़ा ओ एम प्लस एम बी इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, एम बी, ठीक है। एम बी मुझे निकालना है तो मैं एम बी कॉम्पोनेंट को लिख सकता हूं ओ बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर, ठीक है, लिख सकता हूं। इस ओ एम को वहां शिफ्ट कर देते हैं, तो ओ एम वेक्टर, ओ बी मेरे पास क्या है, ओ बी इज नथिंग बट वेक्टर बी, ओ एम मैंने अब भी निकाला, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए का स्क्वायर एंड ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है। तो ये हो गया हाँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर।